चैप्टर 3 सोचने की 3 असली ताकतें जो तुम्हारे अंदर पहले से हैं यार। एक बात ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारे स्कूल में कौन था जो सबसे तेज था? टॉपर? फर्स्ट रैंक? वो जो हर क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले देता था? और अब बताओ आज वो क्या कर रहा है? और वो जो स्लो था, जो ज्यादा बोलता नहीं था, जो टीचर्स की नजर में एवरेज था, वो आज क्या कर रहा है? इंटरेस्टिंग है ना? जॉन ड्यूई इस चैप्टर में एक बात कह रहे हैं जो ऑनेस्टली हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करती है। सोचना, असली सोचना कोई स्कूल नहीं सिखा सकता, लेकिन स्कूल उसे बर्बाद जरूर कर सकता है। और ये बात इस चैप्टर का दिल है। सेक्शन 1 पहली ताकत जिज्ञासा। ड्यूई कहते हैं थिंकिंग की 3 नेचुरल पावर्स होती हैं। 3 ऐसी चीजें जो हर इंसान में पैदाइशी होती हैं। ट्रेनिंग इन्हें क्रिएट नहीं करती, ट्रेनिंग बस इन्हें सही डायरेक्शन देती है। और पहली सबसे जरूरी है क्यूरियोसिटी। यार, एक बच्चे को देखो, 2 साल का, 3 साल का, वो हर चीज को उठाता है, चखता है, फेंकता है, दोबारा उठाता है। किसी भी चीज से बोर नहीं होता जब तक उसने उसके हर एंगल को एक्सप्लोर नहीं कर लिया। ड्यूई ने एक ऑब्जर्वर का कोट दिया है जो एनिमल्स को देखता था। रैट्स दौड़ते हैं, सूंघते हैं, खोदते हैं, बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के। एक ऑटर हर जगह घुस जाता है, एक मंकी हर चीज को खींचता है, एक एलिफेंट बिना रुके खोजता रहता है। ये फूलिशनेस नहीं है, ये क्यूरियोसिटी है। और ये थिंकिंग का रॉ मटेरियल है। बिना इसके सोचने के लिए मटेरियल ही नहीं होगा। लेकिन क्यूरियोसिटी 3 स्टेजेस से गुजरती है। पहला स्टेज फिजिकल। बच्चा छूता है, पकड़ता है, तोड़ता है, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या होता है। ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, लेकिन यही फाउंडेशन है। यार सोचो, जब तुमने पहली बार स्मार्टफोन लिया था, क्या तुमने मैनुअल पढ़ा था? नहीं, तुमने हर बटन दबाया, हर स्क्रीन स्वाइप किया, हर फीचर रैंडमली ट्राई किया। यही था फिजिकल क्यूरियोसिटी, एडल्ट वर्जन। दूसरा स्टेज सोशल। बच्चा डिस्कवर करता है कि वो लोगों से पूछ सकता है, यह क्या है, क्यों, यह कैसे होता है। यह हर माँ बाप का डेली एक्सपीरियंस है। एक के बाद एक, बिना रुके, विदाउट जजमेंट, विदाउट एम्बैरेसमेंट, बच्चा पूछता जाता है। यह स्टेज प्योर और ब्यूटीफुल है। इसमें बच्चे को अभी प्रूफ नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस और जानना है। बस वर्ल्ड बड़ी और मिस्टीरियस लग रही है और वो उसमें घुसना चाहता है। ड्यूई कहते हैं इस स्टेज में बच्चे का क्यों एक साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है। वो लॉ नहीं ढूंढ रहा, वो बस एक बिगर फैक्ट ढूंढ रहा है। लेकिन इसी में बहुत गहराई में इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का बीज होता है। तीसरा स्टेज इंटेलेक्चुअल। यह वो मोमेंट है जब क्यूरियोसिटी सिर्फ क्वेश्चंस पूछना बंद करती है और खुद आंसर्स ढूंढना शुरू करती है। जब बच्चा किसी से पूछता है और जवाब नहीं मिलता, तो वो खुद सोचता है, खुद ऑब्जर्व करता है, खुद एक्सपेरिमेंट करता है। यही है जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। और ड्यूई एक बेहद इंपॉर्टेंट वार्निंग देते हैं। यह तीसरा स्टेज ऑटोमेटिकली नहीं आता। अगर सही वक्त पर इसे नर्चर नहीं किया गया तो यह मर जाता है। कुछ लोगों में यह इंडिफरेंस में मर जाता है, कुछ में केयरलेसनेस में, कुछ में रूटीन में, कुछ में, और यह सबसे डेंजरस है, एक ऐसी डॉगमेटिक सर्टेनिटी में जो यह मान लेती है कि सब कुछ ऑलरेडी पता है। यार, यह बात जरा रुककर फील करो। एक इंसान जो जेन्युइनली क्यूरियस था, एक बच्चा जो हर चीज पूछता था, वो कहां जाता है? स्कूल जाता है। और स्कूल में उसे सिखाया जाता है सही जवाब दो, फास्ट जवाब दो, टीचर जो पूछे वो बोलो। क्यों? पूछना डिस्टर्बेंस है, क्लास में स्लो होना वीकनेस है, अलग एंगल से सोचना रॉन्ग आंसर है। ड्यूई ने एक लाइन कही जो ऑनेस्टली बहुत जरूरी है। टीचर का काम क्यूरियोसिटी को जलाना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जल रही है। उसका काम उस फ्लेम को बुझने से बचाना है। यह कितना अलग है हमारी सोच से। हम टीचर को नॉलेज का सोर्स मानते हैं। ड्यूई कह रहे हैं टीचर का असली काम एक गार्डनर जैसा है। प्लांट वो नहीं उगाता, प्लांट तो जमीन में ऑलरेडी है, वो बस उसे कंडीशंस देता है, पानी, धूप, स्पेस। बाकी प्लांट खुद करता है। सेक्शन 2 दूसरी ताकत सजेशन। अब यार, ये और भी इंटरेस्टिंग है। सजेशन का मतलब है आइडियाज का ऑटोमेटिक फ्लो। जब तुम कुछ देखते हो, सुनते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ आता है। एक कनेक्शन, एक मेमोरी, एक पॉसिबिलिटी, एक सवाल। यह तुम एक्टिवली नहीं करते, यह होता है। ड्यूई कहते हैं प्राइमरीली इट इज नॉट वी हु थिंक, थिंकिंग इज समथिंग दैट हैपेंस इन अस। यार, ये लाइन ऑनेस्टली एक सेकंड के लिए रुकने वाली है। हम सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूं, लेकिन ज्यादातर टाइम थिंकिंग हमारे थ्रू हो रही है, हम बस उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो इंसान इस फ्लो को कॉन्शियसली डायरेक्ट करना सीख लेता है, वो एक्चुअली थिंक करता है। बाकी सब बस रिएक्ट करते हैं। सजेशन के 3 डायमेंशंस हैं। पहला, आसानी। कितनी जल्दी आइडिया आता है। कुछ माइंड्स
जैसे एक डल सरफेस सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेती हैं, कुछ नहीं लौटाती। कुछ माइंड्स जैसे एक पॉलिश्ड मिरर, जो भी उन पर पड़े वो उसे रिफ्लेक्ट करती हैं नई रोशनी में, नए एंगल से। ड्यूई कहते हैं, लेकिन टीचर्स को यह नहीं मान लेना चाहिए कि कोई स्टूडेंट स्लो है सिर्फ इसलिए कि वो स्कूल सब्जेक्ट्स पर जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता। यही ड्यूई का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस सेक्शन में। वो स्टूडेंट जो ज्योमेट्री में स्लो है, क्रिकेट के स्टैटिस्टिक्स में इंस्टेंट एक्सपर्ट हो सकता है। वो लड़की जो हिस्ट्री डेट्स याद नहीं कर पाती, कैरेक्टर्स के इमोशंस को परफेक्टली जज करती है जब स्टोरी इंटरेस्टिंग हो। यार, ये पर्सनली फील करो, स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें तुम जेन्युइनली फास्ट थे, और वो सब्जेक्ट लाइकली वो था जो तुम्हें एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगता था, जिसमें कॉन्टेक्स्ट था, जिसमें मीनिंग था। डलनेस रेयरली यूनिवर्सल होती है, ज्यादातर टाइम सिस्टम ने रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट चुना है। दूसरा डायमेंशन, वैरायटी। कितने आइडियाज आते हैं, कुछ लोगों में सजेशंस का फ्लड आता है, एक टॉपिक से 10 डायरेक्शंस निकल जाते हैं, कुछ में एक पतली सी धारा। और दोनों एक्सट्रीम्स प्रॉब्लम है। जिनमें बहुत कम सजेशंस आती हैं वो पिडेंट बन जाते हैं। बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत डेटा, लेकिन कोई इंसाइट नहीं। वो फैक्ट्स बताते हैं, बोर करते हैं, खुद से प्लीज होते हैं। जिनमें बहुत ज्यादा सजेशंस आती हैं वो हर बार कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। इतने ऑप्शंस आते हैं कि डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है। ड्यूई ने इसे ब्यूटिफुली कहा, देयर इज सच अ थिंग एज टू मच थिंकिंग एज व्हेन एक्शन इज पैरालाइज्ड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज। यार, ओवर थिंकिंग की ये प्रॉब्लम लिटरली 19 डेंस में डिस्क्राइब हुई थी, और तुम सोच रहे थे ये मॉडर्न प्रॉब्लम है। बेस्ट माइंड वो है जिसमें न बहुत कम सजेशंस हो, न बहुत ज्यादा, बल्कि जो रेलेवेंट सजेशंस को क्विकली आइडेंटिफाई कर सके और बाकी को लेट गो कर सके। तीसरा डायमेंशन, डेप्थ। कितनी गहराई से आइडिया आता है, यह सबसे कम टीचेबल डायमेंशन है। कुछ लोग किसी भी टॉपिक की सरफेस को टच करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग रुकते हैं, बैठते हैं, उस टॉपिक के साथ रहते हैं, उसके नीचे क्या है वो देखना चाहते हैं। यह डेप्थ, यह स्लो प्रोसेसिंग, इसे स्कूल ने हमेशा पनिश किया। जल्दी जवाब दो, टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूई एक बेहद इंपॉर्टेंट इंसाइट देते हैं। डार्विन, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी, वो स्कूल में डल थे। उनके टीचर्स को लगता था यह लड़का कहीं नहीं जाएगा। वो बीटल्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स कलेक्ट करता रहता था, कोई सीरियस काम नहीं करता था। वो एक्चुअली एक डीपर प्लेन पर सोच रहे थे। उनकी प्रोसेसिंग स्लो नहीं थी, उनकी प्रोसेसिंग डीपर थी। यार, इस मोमेंट को जरा फील करो। वो बच्चा जिसे क्लास में डल कहा गया, उसने दुनिया को यह बताया कि हम कहां से आए, और जिसने उसे डल कहा उसे हिस्ट्री ने याद भी नहीं किया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। और ड्यूई कहते हैं, ब्राइटनेस अक्सर फ्लैश इन द पैन होती है। वो तेज जवाब देने वाला माइंड वो सरफेस पर तेज है, लेकिन डेप्थ वहां है जहां कोई रुकता है। ड्यूई एक और बात कहते हैं जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग एक सिंगल फैकल्टी नहीं है जो हर सब्जेक्ट पर सेम काम करे। यह वैसा नहीं है जैसे एक टॉर्च जो किसी भी डायरेक्शन में रोशनी फेंक दे। थिंकिंग स्पेसिफिक है। डिफरेंट चीजें डिफरेंट तरह की थिंकिंग को कॉल करती हैं, और अलग अलग लोगों में अलग अलग चीजें अलग अलग इंसाइट्स ट्रिगर करती हैं। इसलिए किसी एक सब्जेक्ट को इंटेलेक्चुअल और दूसरे को नॉन इंटेलेक्चुअल कहना बेकार है। ज्योमेट्री एक के लिए प्रोफाउंड है, म्यूजिक एक दूसरे के लिए, कुकिंग एक तीसरे के लिए। जो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस रेज करे वो तुम्हारे लिए इंटेलेक्चुअल है, बाकी सब लेबल्स हैं। सेक्शन 3, तीसरी ताकत, ऑर्डरलीनेस ABR। यहां ड्यूई एक ऐसी बात कहते हैं जो ऑनेस्टली हमारी पूरी एजुकेशन की समझ को फ्लिप करती है। सोचने में कंटिन्यूटी, ऑर्डरलीनेस, ये कैसे आती है? मोस्ट लोग ये मानते हैं किताबें पढ़ो, थियरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर थिंकिंग ऑर्डर्ड हो जाएगी। ड्यूई कहते हैं नहीं, थिंकिंग एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड होती है एक्शन से। जब कोई इंसान एक्चुअली कुछ करता है, एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक रियल प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, एक रियल डिसीजन लेता है, तो उसकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड होने लगती है। इसलिए यार, थिंक करो। एक इंजीनियर जो डेली रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसकी थिंकिंग उस प्रोफेसर से ज्यादा ऑर्डर्ड हो सकती है जिसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। एक डॉक्टर जो डेली पेशेंट्स देखता है, उसकी डायग्नोस्टिक थिंकिंग उस मेडिकल स्टूडेंट से शार्पर होती है जो सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड करता है। एक फार्मर जो कभी स्कूल नहीं गया, जो सीजन, सॉइल, वाटर, वेदर को रीड करके डिसीजंस लेता है, उसकी कॉन्टेक्सचुअल थिंकिंग किसी MBA ग्रेजुएट को चुनौती दे सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग रियल कॉन्सिक्वेंसेस से डिसिप्लिन्ड होती है। अगर डॉक्टर गलत डायग्नोसिस करे, पेशेंट को नुकसान होता है। अगर फार्मर गलत टाइम पर बुवाई करे, फसल बर्बाद होती है। रियल स्टेक्स रियल थिंकिंग को ट्रेन करते हैं। यार, यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल है।
क्या हमारा स्कूल सिस्टम रियल स्टेक्स क्रिएट करता है, या वो एक आइसोलेटेड बबल है जहां सब कुछ थियोरेटिकल है, कॉन्सिक्वेंसेस आर्टिफिशियल हैं और असली थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है? एग्जाम पास करो, मार्क्स आएंगे। कंटेंट रियल नहीं होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस रियल नहीं है। इसीलिए ड्यूई के अकॉर्डिंग स्कूल में ऑर्डरली थिंकिंग नेचुरली डेवलप नहीं होती, क्योंकि स्टेक्स नहीं है। लेकिन ड्यूई यहां एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। एडल्ट्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनकी एक्टिविटीज ऑलरेडी फिक्स्ड है। एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा, एक डॉक्टर मेडिसिन। उनकी थिंकिंग उनकी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकती। बच्चों के साथ ये लिमिटेशन नहीं है, बच्चों की एक्टिविटीज अभी तक फिक्स्ड नहीं है। और यही ड्यूई कहते हैं एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। अगर सही एक्टिविटीज चूज की जाए, ऐसी एक्टिविटीज जो जेन्युइनली एंगेजिंग हो, जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करें, जो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें, तो बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से ज्यादा फ्रीली और डीपली डेवलप हो सकती है। लेकिन यहां एजुकेशन हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच झूलती रहती है। एक एक्सट्रीम एक्टिविटीज वेस्ट ऑफ टाइम है, सिर्फ बुक्स, थ्योरी, एकेडमिक्स। दूसरी एक्सट्रीम कोई भी एक्टिविटी लर्निंग है, बस बच्चे को खेलने दो। ड्यूई कहते हैं दोनों गलत है। सही क्वेश्चन ये है, कौन सी एक्टिविटीज जेन्युइनली थिंकिंग को ट्रेन करती हैं, कौन सी बच्चे की नेचुरल क्यूरियोसिटी को फ्यूल करती हैं, कौन सी उसकी सजेशन की पावर को डेवलप करती हैं, और कौन सी उसकी थिंकिंग में ऑर्डरलीनेस लाती हैं? ये क्वेश्चन ड्यूई के अकॉर्डिंग एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इग्नोर्ड सवाल है। क्लोजिंग बीट तो इस चैप्टर का सार क्या है? थिंकिंग की 3 नेचुरल ताकतें हर इंसान में होती हैं। क्यूरियोसिटी वो आग जो पैदाइशी है, जिसे सिर्फ बुझाया जा सकता है। सजेशन वो फ्लो जो ऑटोमेटिकली होता है, जिसे सिर्फ डायरेक्ट किया जा सकता है। ऑर्डरलीनेस वो स्ट्रक्चर जो रियल एक्शन से आती है, जिसे सिर्फ प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। और एजुकेशन का काम इन तीनों को क्रिएट करना नहीं है, एजुकेशन का काम इन्हें सर्वाइव करने देना है। यार, एक सवाल अपने आप से पूछो, तुम्हारे अंदर की क्यूरियोसिटी क्या वो अभी भी जल रही है, या स्कूल ने, रूटीन ने, सोशल प्रेशर ने उसे कहीं भी बुझा दिया? अगर जल रही है, प्रोटेक्ट करो उसे। अगर नहीं जल रही, तो शायद यह वक्त है उसे फिर से ढूंढने का। क्योंकि ड्यूई के अकॉर्डिंग क्यूरियोसिटी के बिना थिंकिंग नहीं होती, और थिंकिंग के बिना तुम वही हो जो सब चाहते हैं कि तुम बनो, यह नहीं जो तुम बनना चाहते हो।